कि स्टूडेंट ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, और अगर मोहब्बत भी होगी तो एग्जाम के बाद होगी। स्टूडेंट, आप सभी का बोर्ड एग्जाम अब बहुत ज्यादा पास आ चुका है। अगर मोहब्बत करना ही है ना तो कॉपी और पेन से करो, क्योंकि अब समय नहीं है आपके पास। और आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको 23 फरवरी को क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर देना है। अगर आप भी 23 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हो ना, बस ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा वीडियो नहीं है। पूरा बायोलॉजी आज हम एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सही सुना आपने, आज हम 70 नंबर एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी पूरा बायोलॉजी मतलब क्या? मतलब हम बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय सबको एक ही वीडियो में आंसर के साथ पढ़ेंगे। ऐसा क्लास आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। और ये वीडियो देख लिया ना तो 70 में 40 मार्क्स तो कंप्लीट हो ही जाएगा। बाकी मैं आगे आगे आपको क्लासेस देता रहूंगा, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। 23 फरवरी को बायोलॉजी के पेपर में भी आग लगाना है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर जी बायोलॉजी का भी क्लास लेकर आइए, तो भाई आप बुलाएं हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो 2026 में हमारी 95% की गारंटी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पूरा बायोलॉजी एक ही वीडियो में। सबसे खास बात यह है कि इस वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सबको एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। ये सबका वन शॉट है, तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, बाद में पछताना ना पड़े। इस वीडियो को बस लास्ट तक देख लो, थोड़ा सा समय निकाल कर, ठीक है? नहीं तो बाद में आप ही को रोना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी भैया कुछ नहीं चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की। बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न जो है बायोलॉजी में कुल 4 क्वेश्चन रहते हैं, एक एक नंबर के 4 नंबर आपको मिलते हैं। मतलब बहुत ज्यादा नंबर के ये नहीं आते हैं। वैसे पूरे बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। 50 क्वेश्चन एक वीडियो में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बीजांड का वो स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? देखो ध्यान से देखना, पहले बहुविकल्पीय पढ़ेंगे, फिर अति लघुत्तरीय, फिर लघुत्तरीय, फिर विस्तृत उत्तरीय भी पढ़ेंगे विथ आंसर। तो बीजांड का वो स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? निभाग या छलाजा, नाभिका या हाइलम, केंद्रक या माइक्रोपाइल। अरे भैया नाभिका या हाइलम कहते हैं। आंख बंद करके टिक कर दो, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, दिमाग में रख लो भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार सही से देख लेते हो ना फिर टेंशन फ्री रहो। और जो मैंने 50 क्वेश्चन बताए हैं बहुविकल्पीय में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा या आप सर्च करके देख सकते हैं। दूसरा, स्त्रियों में आवर्त चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सामान्यता होता है, कितने दिन पर होता है? फर्स्ट है 10 से 11 दिन, सेकंड है 28 से 29 दिन, थर्ड है 25 से 26 दिन और फोर्थ है 17 दिन। अरे भैया 28 से 29 दिन के चक्र में होता है। स्त्रियों में जो आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस होता है ना, 28 से 29 दिन के चक्र में वो होता है। इसी को हम ऋतुस्राव चक्र भी बोलते हैं, इसी को हम आवर्त चक्र भी बोलते हैं, ठीक है? बाकी आप जानिए। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, एक एक क्वेश्चन समझो। थर्ड, मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? मंगोली जड़ता आपने सुना होगा वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत चैप्टर में, डाउन सिंड्रोम का नाम सुना होगा, ठीक है? इसमें क्या होता है, हमारे अंदर जो गुणसूत्र 46 पाए जाते हैं उसकी जगह पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं डाउन सिंड्रोम में, ठीक है? तो देखो मंगोली जड़ता किसके कारण होता है? लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता से, 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकल सूत्रता से, लिंग गुणसूत्रों की एकाधी सूत्रता से, या 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधी सूत्रता से। अरे भैया चौथा ऑप्शन ही यहां पे सही होगा। देखो हमारे अंदर कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 46। जोड़ी में बात करें तो 23 जोड़ी, क्योंकि एक जोड़ी में 2 होता है तो 46 को 2 से भाग दोगे 23 जोड़ी पाए जाते हैं।
होता क्या है, हमारे अंदर 21वां जो जोड़ा होता है, देखो हमारे अंदर 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो अलिंग गुणसूत्र होते हैं, ऑटोसोम, और जो 2 गुणसूत्र होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं, पुरुषों में XY, महिलाओं में XX, ठीक है। तो यहां पे 21वीं जोड़ी के अलंग सूत्र की एकाध सूत्रता है, मतलब जो 21वीं जोड़ी हमारी गुणसूत्र है, 21वीं जोड़ी में जो 2 गुणसूत्र होना चाहिए वहां पे 3 हो जाते हैं। एकाधी सूत्रता का मतलब एक ज्यादा, ठीक है। तो 46 की जगह पर 47 गुणसूत्र हो जाता है, जिससे मंगोली जड़ता होता है। समझ में आ रहा है? तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, मंगोली जड़ता या डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधी सूत्रता से होता है। सिंपल सा है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बच्चा पार्टी। 4 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन होता है, मतलब आरएनए में थायमीन के जगह पर क्या पाया जाता है? जैसे डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन पाया जाता है, लेकिन आरएनए में थायमीन के जगह पर क्या पाया जाता है? बताओ किससे विस्थापित होता है? गुआनिन से, यूरेसिल से, साइटोसिन से या एडेनिन से? अरे भैया यूरेसिल। आरएनए में थायमीन के जगह यूरेसिल पाया जाता है, यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है। थायमीन नहीं पाया जाता। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन ये चारों पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो आज मैं एक एक चैप्टर के अप्रॉक्स एक एक क्वेश्चन ले रहा हूं, बस 10 चैप्टर के 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, 13 चैप्टर का पूरा नहीं। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिटेल वीडियो चाहिए, आप लोग फटाफट जाकर वीडियो देख लीजिए जो मैंने बताया है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन 5वां है, मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मेथेन में अनुपात क्या था? मतलब मिलर जी ने जो प्रयोग किया भैया, उसमें हाइड्रोजन, अमोनिया और मेथेन में क्या अनुपात था, क्या रेशियो था? 2:1:2, 1:2:2, 2:2:1 या इनमें से कोई नहीं? अरे भैया वो जो रेशियो था ना वो 2:1:2 का था, मतलब हाइड्रोजन 2, अमोनिया 1, मेथेन का रेशियो 2, मतलब 2:1:2, यही उनका रेशियो था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जैव विकास का ये क्वेश्चन था, ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन भैया इस समय काफी ज्यादा आ रहे हैं। आप लोगों ने यूपी बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे। चलो समझते हैं कैसे किया जाता है। देखो 6वां, निम्न प्रश्न में 2 कथनों को अभिकथन ए तथा कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है, इसके आधार पर सही विकल्प का चयन करें। जैसे अभिकथन ए हमारा दिया गया है, ड्रैगन फ्लाई का उपयोग मलेरिया, डेंगू जैसे रोगों को कम करने में कर सकते हैं, सही है या गलत? कारण आर है, बैक्यूलोवायरस कई कीटों और अन्य आर्थ्रोपोड्स के नियंत्रण में प्रभावशाली होते हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब क्या ये दोनों सही हैं? नहीं, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। जी थर्ड, ए सही है परंतु आर गलत है, ए तथा आर दोनों गलत है। भैया यहां पे अभिकथन ए और आर दोनों सही होगा परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है, मतलब अभिकथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता, यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलो हो गया सेकंड ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। इन सबका पीडीएफ चाहिए, या आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए ना, पेपर का पीडीएफ चाहिए, आप लोग शुभम लेक्चरर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना या व्हाट्सएप पर हमारे मैसेज कर देना, आपको लिंक मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है 9918332305, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज या कॉल कर लेना भाई, मैं डिटेल दे दूंगा, सब कुछ मैं प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है। चलो, शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है, बताओ शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला फंगाई यानी कि कवक कौन सा है? ईस्ट, पेनिसिलियम, राइजोपस या म्यूकर? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ईस्ट। ईस्ट जो होता है ना, ये शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला फंजाई होता है। कौन? ईस्ट, आपने नाम सुना होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो 8 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है, इसमें से कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है? कैंची, आणविक कैंची भी इसको बोलते हैं, बताओ।
एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस या पॉलीमरेज या ए सभी? भैया यहां पे एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है ना, ये डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने का काम करता है, और जो डीएनए लाइगेज होता है वो डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम करता है। तो यही ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 9, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या ये सभी? भैया एक दिशीय होता है। देखो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ना, वो एक दिशीय होता है। ऑब्जेक्टिव में कुछ भी नहीं होता। आप बुक उठाइए या क्वेश्चन बैंक उठाइए, सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। 4 ही क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना 3 नंबर वाले क्वेश्चन पर और 5 नंबर, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन है। ये देखो, निम्न प्रश्न में 2 कथनों को अभिकथन ए तथा कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके आधार पर सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए है, किसी वन्य जीव अभयारण्य में इमारती लकड़ी के संग्रह, मुख्य वन उत्पादकों के दोहन और निजी स्वामित्व के अधिकार दिए जाते हैं। कारण आर है, एक अभयारण्य पादपों और जंतुओं के संरक्षण के लिए एक संरक्षित क्षेत्र है जहां भूमि पर खेती करने की अनुमति होती है। तो बताओ, फर्स्ट है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड है ए सही है परंतु आर गलत है। फोर्थ है ए तथा आर दोनों गलत है। भैया यहां पे ए सही है लेकिन आर गलत है। ए वाला अभिकथन सही है और कारण आर गलत है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही आपको करना है। देखो मैंने आपको टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी के बताएं, क्योंकि अभी हमें बहुत आगे जाना है। अभी लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ने, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय सबको पढ़ना है। तो बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं भैया। बाकी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए आप लोग सर्च करना क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। चलते हैं बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पे, आगे बढ़िए। देखें, अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, ये भी 1-1 नंबर के आते हैं। लेकिन भैया इसमें से जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये कभी कभी 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं, तो बस ध्यान से इसको देखते रहो। देखो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन रहेंगे 1-1 नंबर के, 5 नंबर आपको मिलेंगे। असली खेल जो बायोलॉजी में है वो लघु उत्तरीय प्रश्नों का है। मतलब 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर, और 3 नंबर वाले 12 क्वेश्चन रहेंगे 36 नंबर, यानी कि 46 नंबर का सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। तो आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को ध्यान से समझना, अभी मैं बताऊंगा, बाकी उसको पढ़ते रहना, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय में, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित विरसण हार्मोन का नाम लिखिए। भैया लीडिंग कोशिकाएं कौन सी विरसण हार्मोन का स्रावण करती हैं? तो देखो लीडिंग कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH हार्मोन के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं। ध्यान से समझ लो, लीडिंग कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं। देखो बायोलॉजी के पूरे बुक के मैंने 45 क्वेश्चन जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको एक ही वीडियो में बताया है। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, 45 अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक ही वीडियो में मैंने बता दिया है। वो वीडियो देख लो, ये 5 नंबर आपका फिक्स है। और वो क्वेश्चन 2-2 नंबर में भी आते हैं कभी कभी, ठीक है। तो वो वीडियो जाकर जरूर देखना। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, ZIFT तथा MTP का पूरा नाम लिखिए। भैया ZIFT तथा MTP का पूरा नाम क्या है? बहुत इजी है। देखो ZIFT का पूरा जो नाम है वो क्या है? देखो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इसको हिंदी में बोलते हैं युग्मनज अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। मतलब Z का मतलब जाइगोट, I का मतलब इंट्रा, F का मतलब फैलोपियन, T का मतलब ट्रांसफर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होगा। MTP का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि सगर्भता का चिकित्सीय समापन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होगा। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, बाकी PDF आपको ऐप पे ही मिलेगा। तीसरा, ऑटोसोमल ट्राइसोमी के 2 उदाहरण दीजिए तथा इनमें
गुणसूत्रों की संख्या एवं अन्य अपसमानताएं बताइए। भैया ऑटोसोमल ट्राइसोमी, मतलब जो ऑटोसोम वाले गुणसूत्र होते हैं 22 जोड़ी ना, उसमें जो ट्राइसोमी मतलब किसी जोड़े के 3 हो जाने से जो उत्पन्न रोग है वो बताना है। देखो 21वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम विकसित होता है। इनमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 47 होती है। मतलब अगर 21वां जो ऑटोसोमल गुणसूत्र है, मतलब जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र है ना, उसमें 2 के जगह जब 3 हो जाता है तो डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म, जिसको हम मंगोली जड़ता भी बोलते हैं, वो विकसित होता है रोग। इसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 47 होती है। और जब यही 18वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होगा, मतलब जब 18वें जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा, 46 की जगह पर 47 हो जाएगा, तो एडवर्ड सिंड्रोम विकसित हो जाएगा। ठीक है, मतलब 21वें जोड़ी में अगर 3 होगा तो डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होगा, 18वें जोड़ी में अगर 3 होगा तो एडवर्ड सिंड्रोम उत्पन्न होगा। इसमें भी कुल गुणसूत्र 47 ही होते हैं। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, तुरंत लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, जल वैद्युत कण संचलन तकनीक को समझाइए। मतलब जल वैद्युत कण संचलन तकनीक क्या है, ध्यान से समझना। देखो ये जल वैद्युत कण संचलन क्या होता है। देखो डीएनए खंडों को एक एगारोस जेल पर रखा जाता है। ये वास्तव में जिलेटिन की पतली पट्टी है। मतलब डीएनए खंडों को, छोटे छोटे खंडों को एक एगारोस जेल पर रखा जाता है, जो वास्तव में जिलेटिन की पतली पट्टी है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। इससे क्या होगा, डीएनए के बड़े खंड पृथक हो जाते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो डीएनए के जो बड़े बड़े खंड हैं वो अलग अलग हो जाएंगे और आकार के आधार पर डीएनए खंडों का पृथक्करण हो जाता है, और आकार के आधार पर डीएनए खंड का पृथक्करण हो जाएगा। इस प्रक्रिया को ही हम जल वैद्युत कण संचलन कहते हैं। इस क्रिया में डीएनए के छोटे खंड बड़े खंडों की अपेक्षा जेल में तेजी से अलग होते हैं। मतलब कुछ नहीं है, डीएनए खंड को एक एगारोस जेल पर रखेंगे जो कि जिलेटिन की पतली पट्टी होगी, फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। इसमें डीएनए के बड़े खंड अलग हो जाएंगे और आकार के आधार पर डीएनए खंडों का पृथक्करण हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को जल वैद्युत कण संचलन कहते हैं। इस क्रिया में डीएनए के छोटे खंड बड़े खंडों की अपेक्षा जेल में तेजी से अलग होते हैं। मतलब बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको भी नोट कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। टॉप 10 क्वेश्चन इसका भी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है काफी इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरीय में। अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं, मनुष्य में पाए जाने वाली एक अवशेषी अंग का नाम लिखिए। भैया अवशेषी अंग क्या है, देखो अवशेषी नाम से ही स्पष्ट है, अवशेष जो बचा हुआ है। देखो ध्यान से, वे अंग जो हमारे पूर्वजों में क्रियाशील थे किंतु उनका उपयोग न होने के कारण वे धीरे धीरे लुप्त हो गए और केवल अवशेष के रूप में पाए जाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। मतलब ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में क्रियाशील थे लेकिन उनका उपयोग न होने के कारण वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए, ऐसे अंगों को हम अवशेषी अंग बोलते हैं। जैसे कृमि रूप परिशेषिका और पूंछ कशेरुका आदि। ऐसा माना जाता है हमारे जो बहुत पहले के पूर्वज थे ना, उनमें पूंछ भी पाया जाता था, जिसका अवशेष अभी भी हमारे अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये होता है अवशेषी अंग। चलो इसको नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट हो गया। 6 नंबर, फाइलेरिया रोग के रोगजनक का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। भैया ये जो क्वेश्चन है ना, मानव स्वास्थ्य एवं रोग का है। देखो यह रोग एक निमेटोड बाउचेरिया ब्रैंकोप्टी नामक परजीवी से होता है जो लसिका वाहिनियों में रहता है। मतलब फाइलेरिया रोग का रोगजनक क्या है, एक निमेटोड है बाउचेरिया ब्रैंकोप्टी, ठीक है, जिस नामक परजीवी से होता है जो लसिका वाहिनियों में रहता है, जिससे पैर फूल जाता है, फाइलेरिया हो जाता है। ठीक है, 7 नंबर, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। 1 नंबर 2 नंबर दोनों में ये आता है। ठीक है, तो देखो समझो, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है। बायोगैस एक प्रकार से गैसों का, मुख्यतः मीथेन का मिश्रण है जो सूक्ष्म जीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। मतलब बायोगैस जो है ना, एक प्रकार से गैसों का मिश्रण होता है जो सूक्ष्म जीवी सक्रियता के कारण उत्पन्न होती है। गोबर में पादपों के सेलुलोजीय व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में होते हैं, अतः इसका प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है। गोबर का यूज बायोगैस
बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है। गोबर में मुख्य रूप से मिथेनोबैक्टीरियम पाया जाता है जो मीथेन का उत्पादन करते हैं। बायोगैस गोबर गैस संयंत्र का उपयोग मुख्य रूप से गांवों में खाना बनाने एवं प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। लेकिन अब वो जमाना गया भैया, पहले गोबर गैस वाला सिस्टम था, अब वो सिस्टम नहीं है, अब घर घर में लाइट है। ठीक है, चलो इसको भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे देखो बच्चों, समझते चलो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम हम देंगे नहीं। देखो, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं दो एंजाइमों के नाम लिखिए तथा कार्य लिखिए। तो देखो, एंजाइम मैंने दो बताए थे, एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसका उपयोग कहां होता है? देखो, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं। यह डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर ही डीएनए को काटता है। मतलब प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है डीएनए को काटने का काम करता है। और डीएनए लाइगेज है एक एंजाइम, ये एंजाइम डीएनए के खुले सिरों को जोड़ता है। मतलब ये एंजाइम डीएनए के खुले हुए सिरों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, एक काटने का, दूसरा जोड़ने का। स्क्रीनशॉट लो। 9 नंबर आ जाओ। बायोपायरेसी किसे कहते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना इंपॉर्टेंट है लफ्जों में मैं बयान नहीं कर सकता। देखो, बायोपायरेसी बहुत सिंपल भी है। बायोपायरेसी बस एक डेफिनेशन है। देखो, मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। मतलब मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों के बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक के ही जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी है। जैसे उदाहरण, भारत में उपचार के लिए प्रचलित हल्दी का पेटेंट अमेरिकी कंपनी ने लिया हुआ है। मतलब भारत में जो उपचार के लिए प्रचलित हल्दी का पेटेंट है ना, वो अमेरिकी कंपनी ने लिया हुआ है। तो देखो, वो हमारे राष्ट्र में ही बिना व्यवस्थित अनुमोदन के जैव संसाधन का उपयोग कर रहे हैं। यही बायोपायरेसी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो 10 नंबर क्वेश्चन है। आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ की बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन आप कैसे करेंगे? मतलब आर्किड पौधा है, वो आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, तो आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन आप कैसे करेंगे? तो देखो क्या होता है, आर्किड पौधा तथा आम के पेड़ की शाखा सहभोजिता प्रदर्शित करते हैं। मतलब आर्किड पौधे और आम के पेड़ का जो ब्रांच शाखा होता है ना, इसमें सहभोजिता होता है। सहभोजिता का मतलब यह एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना लाभ ना हानि होती है। मतलब सहभोजिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया होती है ना, जिसमें एक जाति को लाभ होगा, दूसरे को ना लाभ होगा ना हानि। होता क्या है, देखो, आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाले आर्किड को लाभ होता है, जबकि आम के पेड़ को उससे कोई लाभ नहीं होता। मतलब जो आर्किड पौधा है ना, उसको आम के पेड़ से लाभ होता है, लेकिन यहां पे आम के पेड़ को कोई लाभ नहीं होता। तो ये दोनों सहभोजिता दर्शाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी आ चुका है। अब चलते हैं बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आज लघु उत्तरीय भी फाइनल हो गया। चलिए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है। अब चलिए स्टूडेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। और मेनली मैंने इस वीडियो में 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिया है जो सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो ध्यान से, लघु उत्तरीय प्रश्नों में फर्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक कूट क्या है? इसकी विशेषताएं लिखिए। भैया जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आते हैं कभी कभी। तो देखो यहां पे 2016, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 में आ चुका है। तो देखो आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड होता क्या है? देखो ध्यान से, इसका डेफिनेशन समझो। आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजन क्षारकों का वो अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहते हैं। मतलब आनुवंशिक कूट जो है डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजन क्षारकों का वो अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहते हैं। यह डेफिनेशन बिल्कुल से आप लोग याद रखना। ठीक है, चलो
चलो आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। फिर देख लीजिए कोडान क्या होते हैं, इसी में कोडॉन है, न्यूक्लियोटाइड्स के उस समूह को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश या कोड हो, वो कोडान उसे कहते हैं। जैसे ये यूजी, ये समारंभ कोडान है, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद में हमारा है एंटी कोडान। क्या होता है ये भी जान लो भाई। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए में उपस्थित उस 3 क्षारक समूह को जो एमआरएनए में उपस्थित कोडान का पूरक हो, एंटी कोडान ये कहलाते हैं, ठीक है। ये तो कुछ डेफिनेशंस थे। अब मेन देखो ट्रिक कोड क्या होता है। ट्रिक कोड, ठीक है। देखो गैमो ने 1954 में 3 अक्षरीय कोड की संभावना प्रकट की। डीएनए व आरएनए में कुल 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और लगभग 20 अमीनो अम्लों के विन्यास का कोड इनके विन्यास पर आधारित होता है। अगर यह मान लिया जाए कि प्रत्येक कोड केवल एक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, तो इसमें कुल 4 कोड बनेंगे जो केवल 4 अमीनो अम्लों के विन्यास को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर प्रत्येक कोड को 2 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ माना जाए तो 4 गुणे 4 केवल 16 कोड्स बनेंगे। यह भी 20 अमीनो अम्लों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन 3 न्यूक्लियोटाइड्स के बने कोड से, जैसे 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 64 कोड शब्द बनते हैं। ये 20 अमीनो अम्लों के लिए आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं। अतः गैमो की 3 अक्षरीय कोड की संभावना बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो जैसे आपका श्रृंखला या समारंभ एवं समापन करने वाले कोडान, मतलब श्रृंखला का समारंभ एवं समापन करने वाले कोडान क्या है, ये भी लिखना होगा। देखो सिस्ट्रोन के प्रथम कोडान को समारंभ कोडान कहते हैं। यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के कोडित होने के संदेश को प्रारंभ करता है। अधिकतर श्रृंखलाओं में एयूजी समारंभ कोडान होता है। यह मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को कोडित करता है। इसी प्रकार सिस्ट्रोन का अंतिम कोडान पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन करता है। इसे समापन कोडान कहते हैं। समापन कोडान 3 होते हैं, यूएए, यूजीए, यूएजी। मतलब समारंभ कोडान है ये यूजी, समापन कोडान है यूएए, यूजीए, यूएजी। प्रारंभ में जब इनके कार्य का ज्ञान नहीं था तो ये निरर्थक कोडान कहलाते थे, ठीक है, स्टार्टिंग में। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। बस हो गया। तो इतना आपको लिखना है कोडांस में। फर्स्ट वाला समझ में आया। देखो बायोलॉजी में आप नोट कर लो, पढ़ो। इसमें भाई ये न्यूमेरिकल नहीं है कि मैं ऐसे समझा दूंगा समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, जैव विकास से ओपैरिन की परिकल्पना लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। ओपैरिन की परिकल्पना जैव विकास में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो देखो ध्यान से, क्या कहा ओपैरिन जी ने, मतलब इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में इन्होंने दिया। देखो, यदि पृथ्वी पर रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति के संबंध में विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री ए.आई. ओपैरिन ने सन 1924 में भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से प्रस्तुत किया। ओपैरिन की यह परिकल्पना 1936 में उनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में छपी। अगर आपसे कोई पूछे द ओरिजिन ऑफ लाइफ के लेखक कौन है, तो ए.आई. ओपैरिन जी हैं। उन्होंने क्या कहा, ऐसी ही परिकल्पना अंग्रेज वैज्ञानिक हेल्डेन ने, जो 1961 में भारतीय नागरिक बन गए थे, सन 1929 ईस्वी में उन्होंने प्रस्तुत की। इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति और फिर इस पर जीवन की उत्पत्ति की पूरी प्रक्रिया को हम संक्षेप में 8 चरणों में बांट सकते हैं। कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई, देखो ध्यान से। पहला चरण है परमाणु प्रावस्था। पहले चरण में उन्होंने बताया कि परमाणुओं की उत्पत्ति हुई। दूसरे चरण में अणुओं एवं सरल अकार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति हुई। तीसरे चरण में कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति एवं विकास हुआ। चौथे चरण में कोलाइड्स, कोएसरवेट्स, वैयक्तिकता तथा रासायनिक स्वाधीनता हुई। उसके बाद में 5वें चरण में स्व उत्प्रेरक तंत्रों, जीन्स, वायरसों तथा प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति हुई। छठे चरण में प्रारंभिक पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। 7वें चरण में श्वापोषण की उत्पत्ति और 8वें चरण में शुकेंद्रकीय कोशिकाओं अर्थात प्रोटिस्टा की उत्पत्ति हुई। बस यही आपको पूरा लिख देना है, फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा। देखो शुरू से मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा, ये इसका सही आंसर होगा। जैसे इन्होंने बताया परिकल्पना में, ओपैरिन जी ने यहां पे देखो, ये यहां पे ये इतना लिख देना ओपैरिन की परिकल्पना में। फिर थोड़ा वैज्ञानिक हेल्डेन ने भी कुछ बताया। फिर 8 चरण में उन्होंने बताई उत्पत्ति हुई जीवन की।
पृथ्वी की, ठीक है। तो ये आप लोगों को लिख देना है। तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए भैया, मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर से है। मतलब अमीबीय पेचिस क्या है? एक होता है अमीबीय पेचिस, आखिर ये क्या होता है? देखो इसके लक्षण, रोकथाम एवं चिकित्सा का उल्लेख कीजिए। देखो अमीबियसिस अथवा अमीबीय पेचिस, पेचिस का नाम आपने सुना होगा, लोगों को होता है दस्त बनता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, आमातिसार अथवा अमीबियसिस नामक बीमारी एक प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होती है। एक प्रोटोजोआ के कारण ये होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा की ट्रोफोजाइट अवस्था बड़ी आंतों में हिस्टोलाइटिक विकर स्रावित करके आमातिसार अथवा अमीबियसिस नामक बीमारी एक प्रोटोजोआ। देखिए यहां पे शुरू से लिखा है, इसको आप हेडिंग डाल देना अमीबियसिस अथवा अमीबिय पेचिस, वही चीज यहां पे भी लिख दिया गया। तो देखो आमातिसार अथवा अमीबियसिस नामक बीमारी एक प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होती है। एंट अमीबा की ट्रोफोजाइट अवस्था बड़ी आंत में हिस्टोलाइटिक विकर स्रावित करके घाव पैदा कर देती है। इन घावों से रक्त, म्यूकस आदि मल के साथ पेचिस के रूप में बाहर आता है। देखा होगा पेचिस हो जाता है किसी किसी को, तो जब वो मल मतलब स्टूल पास करेंगे ना, तो उनको उनमें खून और ये सब आएगा, ठीक है। आगे देखो क्या है, ये परजीवी चतुष्केंद्रीय पुटिकाओं के रूप में रोगी के मल के साथ बाहर तथा संक्रमित बाहर आता है, ठीक है, तथा संक्रमित भोजन एवं जल द्वारा दूसरे मानव में पहुंचकर रोग फैलाते हैं। इस रोग को फैलाने में घरेलू मक्खियों का भी बड़ा हाथ रहता है। मतलब वो जो है उनके मल पे बैठेंगी, वहां से जाकर किसी के खाने में बैठ गई, वो उसने खा लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ये परजीवी फेफड़ों, यकृत व मस्तिष्क में पहुंचकर सूजन व घाव का कारण भी बनता है, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इस रोग के होने पर पेट में दर्द व ऐंठन रहती है, वमन उल्टी की इच्छा होती है, वह पेट भारी रहता है, सिर में दर्द व शरीर कमजोर हो जाता है, श्लेष्मा व रक्त युक्त दस्त हो जाते हैं, रोगी की आंखों के आसपास काले घेरे बन जाते हैं, वह चेहरा मुरझा जाता है, ठीक है। ये सब इसके लक्षण है अमीबीय पेचिस के, ठीक है। रोकथाम व उपचार क्या है? देखो भोजन को अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए तथा फल आदि ठीक प्रकार से धोने चाहिए। नियमित जब भी फल आए ना, उसको ठीक से धोकर खाओ, वैसे मत खाना, ठीक है। नियमित रूप से नहाना, नाखून काटना, भोजन से पूर्व हाथ धोने चाहिए, स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए, रोगी को स्वस्थ मनुष्य से अलग रखना चाहिए। मतलब जो रोगी है, इस रोग से ग्रसित है, उसको स्वस्थ मनुष्य से अलग रखो, ठीक है। रोग हो जाने पर फ्यूमेजिलिन, इरेथ्रोमाइसिन, बायोमिबिक डी, ये सब दवाइयां दी जाती हैं। और आगे देखो डिपेंडोल, एम, डाइडोक्विन, ट्राइडेजोल, मेट्रोजिल, एमजोल, ह्यूमेटिन आदि औषधियों का प्रयोग लाभकारी होता है। मतलब ये सब दवाइयां दी जाती हैं। तो तीसरा वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया। आगे चलें तो देखिए, इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए सबका, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम्स ना हो। देखो ये पूरा जो है, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नोट्स तो मैं देता ही हूं भाई, तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना। ये देखो इन सबका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। ये रोकथाम, ठीक है, दवाइयां, ये सब आपके भी यूज में आ सकती है अगर प्रॉब्लम होती है तो। अगला देखो चौथा लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, रेड डाटा बुक क्या है? पारिस्थितिक तंत्र, शायद जैव विविधता के संरक्षण चैप्टर का लास्ट चैप्टर। रेड डाटा बुक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रेड डाटा बुक, देखो इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों की एक सूची बनाई गई है, उसी को रेड डाटा बुक कहा जाता है। देखो ध्यान से क्या है, इसको पढ़ो। विश्व संरक्षण संघ, जिसे अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ भी कहा जाता है, इसके अध्ययन से ज्ञात हुआ कि जैव विविधता को विश्व के सभी भागों में अति संकट से गुजरना पड़ रहा है। इस संबंध में WCU के अध्ययन द्वारा संकटग्रस्त जीवों की सूची लिपिबद्ध की गई, जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। मतलब WCU के अध्ययन द्वारा संकटग्रस्त जो जीव हैं, उनकी एक सूची बनाई गई, जिसको रेड डाटा बुक कहते हैं। इस सूची में उन जातियों एवं उपजातियों को सम्मिलित किया गया है जो विलोपन के खतरे से गुजर रहे हैं, मतलब जो गायब होने के खतरे से गुजर रहे हैं, इनमें उसको रखा गया, उन जंतुओं को रखा गया है। इसका प्रकाशन पहली बार सन 1963 में स्विट्जरलैंड में किया गया, जहां WCU का मुख्यालय है। WCU ने रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जातियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर विभाजित किया है और उन्हें सूचीबद्ध किया है।
रेड डाटा बुक की सहायता से हमें संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इस जानकारी की सहायता से हम उन संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास कर सकते हैं और उन्हें विलुप्त होने से बचा सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखो, इसमें उल्लिखित 4 स्तनी इस प्रकार हैं। ये सब रेड डाटा बुक में है, गायब होने के कगार पर है, विलुप्त होने के। देखो, काला हिरण, चीतल, चिंकारा और तेंदुआ, ये सब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब रेड डाटा बुक के अंतर्गत आते हैं। हो गया आपका ये भी क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो और फाइनली इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ गया है। 4 मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपको बता दिए, वो चारों पढ़ लेना। बाकी के और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं। अब विस्तृत उत्तरीय में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव चैप्टर का है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, आगे आगे मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। देखो, घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों के महत्व को समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया है। देखो, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, देखो ध्यान से, हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवियों अथवा उनसे व्युत्पन्न पदार्थों का प्रयोग करते हैं। इसका सामान्य उदाहरण दूध से दही का उत्पादन है। भाई इसमें भी सूक्ष्म जीव होते हैं। दही रख दो खुले में 8-10 दिन, उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं बड़े बड़े हो जाएंगे, आप कहेंगे कीड़े लग गए हैं। ठीक है, छोटे छोटे होते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे लैक्टोबैसिलस तथा अन्य, जिन्हें सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, वो दूध में वृद्धि करते हैं और उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। इसके अतिरिक्त डोसा, इडली, ब्रेड आदि को बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो दाल चावल के आटे व मैदे को स्पंजित कर देते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव का यूज करते हैं। जैसे डोसा व इडली बनाने में भी इसका यूज करते हैं, आपने सुना होगा डोसा व इडली। ठीक है, मोटू पतलू देखें, देखो दाल चावल का बना हुआ ढीला ढाला आटा, जिसका प्रयोग डोसा तथा इडली बनाने जैसे आहार को बनाने में किया जाता है। इसमें ल्यूकोनास्टॉक व स्ट्रेप्टोकोकस पीकेलिस जीवाणुओं के मिश्रण द्वारा इसे किण्वित किया जाता है, तभी वो फूला फूला लगता है। इस आटे की फूली उभरी शक्ल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्पादन के कारण होती है। ठीक है, समझ में आया। फिर देखो, ब्रेड बनाने में भी यूज करते हैं सूक्ष्म जीवों का। ब्रेड बनाने के लिए गेहूं के आटे को गूंथा जाता है। इसमें किण्वन के लिए बेकर ईस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरीविसेई को मिलाकर कुछ घंटों के लिए रखा जाता है। इससे आटे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादन होता है और आटा फूलकर उभर जाता है। बेकर ईस्ट में किण्वन हेतु एक महत्वपूर्ण एंजाइम जाइमेज पाया जाता है। इसके अतिरिक्त माल्टेज व एमाइलेज एंजाइम भी पाए जाते हैं। इस आटे को बेक करके कोमल व स्पंजी ब्रेड तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ब्रेड बनाने में भी हम सूक्ष्म जीवों का यूज करते हैं, यह ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो। दूसरा, औद्योगिक एवं औषधीय उत्पादन में भी हम सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। जैसे देखो ध्यान से, औद्योगिक क्षेत्र में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। सूक्ष्म जीव विशेषकर ईस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरीविसेई का प्रयोग प्राचीन काल से ही वाइन, बियर, हिस्की यानी कि बिस्की, ब्रांडी, रम आदि के उत्पादन में किया जाता है। मतलब महंगे महंगे जो शराब है ना, उसके उत्पादन में किया जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का भी उत्पादन होता है। एक प्रमुख एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन पेनिसिलियम नोटेटम नामक सूक्ष्म जीव से किया जाता है। यह भी हो गया भैया, औद्योगिक उत्पादन में भी सूक्ष्म जीवों का यूज करते हैं। अब देखो एंटीबायोटिक के बारे में थोड़ा जान लो। एंटीबायोटिक 2 प्रकार की होती है, ए है विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, दूसरा है सीमित स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है, कुछ विशेष प्रकार के रसायनों जैसे कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल, एंजाइम आदि के व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन में भी सूक्ष्म जीवों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखो, एसिटिक अम्ल का उत्पादन एसिटोबैक्टर एसिटाई तथा एथेनॉल का उत्पादन सैकेरोमाइसिस सेरीविसेई नामक सूक्ष्म जीव द्वारा करते हैं। ठीक है, तो ये सब समझ लो भाई। इसका भी स्क्रीनशॉट मैं पूरा लेने का मौका दूंगा। देखो ध्यान से, एकदम स्टार्टिंग से इसका स्क्रीनशॉट लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर इसका ले लो। ये सब नोट कर लेना, नोट्स चाहिए तो मुझे बता देना, बाकी मैं क्या कर सकता हूं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो,
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा फाइनली यहीं पर फिनिश होगा। आज मैंने पूरे बायोलॉजी के बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय सबको एक ही वीडियो में बताया। थोड़ा फास्ट मैंने पढ़ाया है, नो टेंशन, अभी बहुत सारी क्लासेस आपको धीरे धीरे मिलेंगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।